तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आगे के एक्ट्स जो अभी आगे बचे हुए हैं, जो एक्ट्स हम आज पढ़ेंगे। ये कुछ एक्ट्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्ट है नियम, जिसके अंदर कंपनी के जो व्यापार के अधिकार थे उसको ख़त्म कर दिया गया था। और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या कहा था कि अब जो उनका अब काम क्या रह गया था कंपनी का कि पूरे भारत पर अब सिर्फ शासन करेंगे। कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अब काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वो ख़त्म करके अब उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एकमात्र अब उनका काम रह गया था कि भारत पर अब शासन करना है। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उसको भारत का गवर्नर जनरल कह दिया। इस एक्ट के थ्रू भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल कहा जो पहले था, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बम्बई और मद्रास की जो परिषदों की जो विधि निर्माण की शक्तियाँ थी उसको वापस ले लिया गया था। विधि निर्माण मतलब जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ होती थी, मुंबई और मद्रास में जो भी कानून बनाने की शक्तियाँ थी वो उन सबको वापस ले लिया गया था। उसके बाद है विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। मतलब कि जो गवर्नर जनरल के परिषद में पहले कितने लोग थे, एक खुद गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य थे। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू इसमें एक और चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को ऐड कर दिया गया था, जिससे अब 4 सदस्य हो गए थे। फिर उसके बाद भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। तो जो दास प्रथा थी उसको विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था और 1843 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। एंड फिर अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब इस एक्ट की जो धारा 87 थी उसके तहत कंपनी में क्या हुआ कि कंपनी के जो भी अंडर पद, जो भी पोस्ट थी, उसको उसके लिए किसी व्यक्ति को उसकी धर्म, जन्म स्थान या मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का बंद किया गया। मतलब कि अब कि किसी रंग वंग के आधार पर उसको पोस्ट नहीं देना, पद नहीं देना, ऐसा कुछ ये सब खत्म कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो राजस्व के संबंध में जो भी अधिकार थे, सारे अधिकार सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल को दे दिए गए और पूरे देश का एक ही बजट तैयार करने को कहा गया। मतलब कि इससे क्या होगा कि इससे जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो पूरे भारत पर एक ही बजट तैयार रहेगा, तो उससे उसको पूरे पूरे भारत पर कंट्रोल रहेगा। उससे इसका राजस्व के संबंध में सारे अधिकार एक ही पर्सन को दे देगी, तो वो सब इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद उसका पूरा जो ब्यौरा होता है उसको पूरा ब्रिटिश सरकार को देंगे। तो इससे उनको हेल्प मिलती कि वो पूरे भारत पर अब राज कर सकेंगे आसानी से। ऐसा कुछ इन्होंने इस एक्ट के थ्रू लाया। कानूनों का वर्गीकरण और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अब कानूनों के वर्गीकरण के लिए इन्होंने एक विधि आयोग की नियुक्ति की। विधि आयोग एक लाया गया जिसके अंतर्गत इन्होंने कानूनों का वर्गीकरण करने का सोचा। उसके बाद 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में सबसे पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये वाला पॉइंट। वैसे तो सारा इम्पॉर्टेंट है बट ऐसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट क्या कहता है? अब कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। अब कंपनी के जो पद थे, जो इम्पोर्टेंट पद थे, उसके लिए क्या किया गया? इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं, सबसे पहला इन्होंने स्टार्ट किया था हमारे भारत में। ब्रिटिश सरकार के इस एक्ट के द्वारा ही हमारे भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं होने लग गई थी। ऐसी व्यवस्था इन्होंने 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति के बाद इन्होंने ये सब सोचा और उसके बाद इस
इस परीक्षाओं को लागू किया था, स्टार्ट किया था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसे विधान परिषद कहा गया। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो विधायी और प्रशासनिक जो कार्य कर रहे थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य और जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। अब आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट में क्या था कि भारत का शासन जो था ना, कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया था। अब हमारे देश पर कंपनी नहीं शासन कर रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी हमारे भारत का जो शासन था। इसके अब क्या हुआ कि 15 सदस्य की एक भारत परिषद बनाई गई, जिसके अंदर 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा चयनित करने थे और 7 कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। जब मुगल सम्राट का पद चल रहा था, जैसे बाबर हुआ था सबसे पहला मुगल सम्राट, फिर उसके बाद मुगल सम्राट के बाद हुमायूं हुआ था, ऐसे उत्तराधिकारी पद चलते थे, तो उनको भी समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, इन सबको भी समाप्त कर दिया गया था। अब क्या था, इसके अंदर एक भारत का राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, जो एक सदस्य था मंत्रिमंडल में। इसकी एक मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? भारत के शासन और प्रशासन से सारे संबंधित जो काम थे ना, वो सिर्फ ये पर्सन करता था। सॉरी। राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, और भारत का के शासन पर पूरा नियंत्रण सिर्फ इसका होता था, भारत के राज्य सचिव का। और इसका ये डिसीजन ले लेता था, वही अंतिम होता था, चाहे वो किसी भी चीज से, नीति से या किसी भी अन्य मामले से संबंधित हो। भारत की राय कर दिया गया। अब भारत का जो गवर्नर जनरल जो चल रहा था, उस नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। उस समय जो उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम बना और पहला वायसराय बना था। लॉर्ड कनिंग परिषद अधिनियम। अब इसके अंदर था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषद मतलब जो कानून लागू करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं ना, जो लागू करते हैं एक तरह से, उनको विस्तार किया गया, उनको फैलाया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, मतलब अब अलग अलग विभाग बनाए गए, जैसे शिक्षा के लिए अलग विभाग, स्वास्थ्य के लिए अलग, ऐसे इस चीज का स्टार्टिंग प्रारंभ हुआ था इस भारत परिषद अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल को पहली बार आदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। इस आदेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। मतलब अब गवर्नर जनरल भी आदेश जारी कर सकता था, लेकिन उसकी जो अवधि थी, उसकी अवधि मात्र 6 महीने की थी। मतलब सिर्फ वो 6 महीने तक जो भी आदेश जारी करेगा वो सिर्फ 6 महीने तक लागू होता था, उसके बाद उसको दोबारा से लागू करना पड़ता था। इसके बाद आया गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्तियां प्रदान की गई। अब इन सभी जगहों पर, बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में, इन सब जगहों पर विधान परिषद स्थापित करने की शक्तियां मिल गई थी। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। बंगाल के नहीं, गवर्नर जनरल को मिल गई थी। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब ये इम्पॉर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम के तहत 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम था। इसके तहत जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें भारत के जो प्रतिनिधि थे उनको भी शामिल किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारतीयों को कब शामिल किया गया था, कहाँ उन्होंने अपने कार्यों में, इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, सॉरी। अब नोट क्या है, 1862 में लॉर्ड कनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया। तो कौन कौन से थे? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव को विधान परिषद के में मनोनीत किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब आता है 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था?
यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी समय भंग किया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसको खत्म क्यों किया गया? क्योंकि इनका जो ब्रिटिश थे, इनका शासन क्या था? पूरे भारत पर शासन करना था। अब ईस्ट इंडिया तो एक छोटी सी जगह थी जो बंगाल में थी, पहले स्टार्टिंग करी थी इन्होंने, इसलिए इन्होंने ये बंद करके अब पूरे भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद आया शाही उपाधि अधिनियम 1876 का। इसमें था गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राट घोषित किया। गवर्नर जनरल की जो केंद्र की जो कार्यकारी थी उसमें छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। एक और छठा सदस्य नियुक्त किया गया जिसका कार्य था लोक निर्माण विभाग का कार्य करना था उसको। लोक निर्माण मतलब जैसे मरम्मत कराना, ये सब कार्य था जो कार्यकारी में छठे सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ था। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई कि जो महारानी विक्टोरिया है वो भारत का सम्राट रहेगी। इसलिए इस एक्ट का नाम भी देखो, शाही उपाधि अधिनियम, सेम ही है। सम्राट जो बन गई थी महारानी विक्टोरिया को घोषित कर दिया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके अंदर था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट और पर बहस करने तथा कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इसके अंदर क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्टार्टिंग हो गई और राजस्व और व्यय बजट पर इनको बहस करने तथा कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्तियां दी गई इस एक्ट के थ्रू। अब आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मुस्लिम समुदाय, इसमें क्या था? पहली बार जो मुस्लिम समुदाय था उसको अलग कर दिया गया और उनके लिए अलग से ही मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होता था उसके लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ऐसा उपबंध किया गया। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति की गई। जो भारत सचिव है, भारतीयों की अब नियुक्ति होने लगी कि इसमें भारत के जो सचिव होते थे और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति होने लग गई थी। और केंद्रीय और प्रांत की जो विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूर्वक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिल गया था इस एक्ट के थ्रू। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि हो गई थी। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। कार्यकारी परिषद में जो ये नियुक्ति हुई थी ना, ये ऊपर हमने ये पॉइंट पढ़ा था, उसमें सबसे पहले कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। अब नोट में कुछ है इम्पोर्टेंट। 1909 में लॉर्ड मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। कुछ और अब एक्ट्स बचे हुए हैं 3-4 जो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू।